लॉस एंजलिस की एक गली में अंधेरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी डरावनी फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। और उस अंधेरे में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जिसे दुनिया नाइट स्टॉकर के नाम से याद करती है, जिसने बच्ची को भी नहीं छोड़ा और 84 साल की बुजुर्ग महिला को भी नहीं। यहां तक कि वो मैक्सिन नाम की एक महिला की दोनों आंखें चाकू से निकालकर एक ज्वेलरी बॉक्स में रख लीं। वो उन्हें अपने साथ ट्रॉफी की तरह ले गया। किसी इंसान की बॉडी का हिस्सा ट्रॉफी बनाकर ले जाना सिर्फ एक्सट्रीम सैडिस्टिक सीरियल किलर्स की ही सिग्नेचर होती है, और रमीरेज इसमें सबसे अलग निकला। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? ऐसा कौन सा टूटन थी उसके अंदर जिसने उसे इंसान नहीं, नाइट स्टॉकर बना दिया? किस बात ने उसे मर्डर का स्वाद चखाया? किसने उसे सिखाया कि दर्द देना ही ताकत है? और वो कौन सी रात थी जब उसने पीड़ित की आंखें तक निकाल ली? कैसे पूरी पुलिस, पूरी एलए की आबादी उससे डर रही थी? और आखिर वो कौन था जिसने उसे सबसे पहले पहचान लिया? आइए जानते हैं, रिचर्ड रैमिरेज आखिर कैसे बना द नाइट स्टॉकर? वेलकम टू द शो द नाज स्टोरी। रिचर्ड का पूरा नाम था रिकार्डो लेवा मुनोज रमीरेज। उसका जन्म 29 फरवरी 1960 में एल पासो टेक्सास यूएसए में हुआ। वो एक मैक्सिकन अमेरिकन गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पिता जूलियन रमीरेज बहुत गुस्सैल, स्ट्रिक्ट और वायलेंट स्वभाव के थे। रिचर्ड को बचपन से ही पिता की मार, चीखें और घर के अंदर का वायलेंस सहना पड़ता था। घर में पॉवर्टी, स्ट्रेस और ब्रोकन एनवायरनमेंट पहले से था, लेकिन रिचर्ड के दिमाग को सबसे गहरा नुकसान दो चीजों ने दिया। रिचर्ड को बचपन में कई बार सिर पर गहरी चोटें लगीं। कुछ बार वो हॉस्पिटल तक गया और डॉक्टरों ने बताया कि ये हेड इंजरीज उसके टेम्परल लोब को प्रभावित कर सकती हैं, जो इंपल्स कंट्रोल, बिहेवियर और इमोशंस को नियंत्रित करता है। जिन सीरियल किलर्स के दिमाग में बाद में बदलाव आता है, उनके मामले में ये एक बेहद कॉमन फैक्टर पाया जाता है, और यही रिचर्ड के साथ हुआ। पहली चोट 5 साल की उम्र में लगी एक ड्रेसर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसे कई स्टिचेस पड़े। दूसरी चोट 6 साल की उम्र में स्कूल प्लेग्राउंड में झटके से गिरा और बेहद जोर से सिर जमीन पर लगा। इस बार डॉक्टर्स ने कहा कि कंकशन हुआ है। तीसरी चोट 9 साल की उम्र में एक झूले ने उसे जोर से सिर में मारा। उसके बाद उसे बार बार सीजर्स आने लगे। यह चोटें टेम्परल लोब के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि टेम्परल लोब वो हिस्सा है जो इंपल्स कंट्रोल, फियर रिस्पॉन्स और अग्रेशन कंट्रोल को नियंत्रित करता है। रिचर्ड 12 साल का था जब उसका कजन मिगेल माइक रमीरेज वियतनाम वॉर से वापस आया। माइक वो इंसान था जिसने रिचर्ड की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माइक एक डेकोरेटेड सोल्जर था, पर वॉर ने उसे मेंटली तोड़ दिया था। उसने रिचर्ड को वियतनाम में एट्रोसिटीज करते हुए अपनी एक्चुअल फोटोज दिखाईं, जिसमें महिलाओं की बॉडीज, सिर काटने की तस्वीरें, सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर सीन सब शामिल था। और शौक की बात, माइक रिचर्ड को बताता था कि वो कैसे वियतनामीज महिलाओं के साथ गलत काम करता था और फिर उन्हें मार देता था। ये एक छोटे लड़के के लिए हॉरर मूवी नहीं थी, ये रियल लाइफ थी। ये एक्सपोजर उसकी साइक में गहरा जहर बनकर बैठ गया। माइक ने उसे सिखाया, वायलेंस इज पावर। एक तो बचपन में सर में कई बार चोट, और एक ऐसी उम्र में ऐसे फोटो देखना जो सही गलत डिसाइड ना कर सके, और बचपन में घर पे लड़ाई देखना। ये सब होने के बाद रिचर्ड कुछ ऐसा बना जो नहीं बनना चाहिए था। एक दिन रिचर्ड माइक के साथ बैठा हुआ था और बातों बातों में माइक की वाइफ जैसी किसी बात पर उससे लड़ने लगी। गुस्से में माइक ने उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी। रिचर्ड वहीं मौजूद था, और वो पहला खून था जो उसने देखा, और वो एक बच्चा जिसका आंख के सामने बस मौत देखना बचा था, वो भी पूरा हो चुका था। 12 साल का बच्चा। पहली बार उसने किसी इंसान को मरते हुए देखा, और उसके माइंड में ये घटना एक स्थायी इम्प्रिंट बन गई। इस दिन के बाद रिचर्ड पूरी तरह बदल गया। उसे दुनिया एक डार्क प्लेग्राउंड लगने लगी। टीनेज में रिचर्ड ने मैरिजुआना, कोकेन, एलएसडी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो रात में ग्रेवयार्ड्स, आइसोलेटेड जगहों और डार्क जोन्स में घूमता था। साथ ही वो सेटनिज्म में दिलचस्पी लेने लगा। उसे ईवल पावरफुल लगता था। उसे लगता था कि गॉड वीक है और सेटन स्ट्रेंथ देता है। यह सोच धीरे धीरे उसकी कोर बिलीफ बन गई। रिचर्ड 22 की उम्र में कैलिफोर्निया आ गया। वो लगभग होमलेस था। जीवन तुरहेरा, पैसे नहीं, कोई स्टेबल आइडेंटिटी नहीं, और इसी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उसने बर्गलरी शुरू की। रात के अंधेरे में घरों में घुसकर चुपचाप चोरी करना। लेकिन उसे सिर्फ चोरी का थ्रिल नहीं मिलता था, उसे थ्रिल मिलता था किसी के घर में घुसने का, किसी के निजी जीवन को इन्वेड करने का। ये वही इमोशन था जिसे वो अपने बचपन में खो चुका था।
अब उसे कंट्रोल मिलता था और यही कंट्रोल उसकी पसंदीदा चीजों में बदल गया। और देखते ही देखते रात में उसने पहली हत्या जेनी विनकाउ की करी, जिसकी उम्र 79 साल थी। तारीख 28 जून 1984। लोकेशन था ग्लासल पार्क, लॉस एंजलिस। रिचर्ड ने 79 साल की एल्डरली महिला के घर में घुसने की कोशिश की। वो अकेली रहती थी। रिचर्ड ने खिड़की तोड़ी, अंदर घुसा और बेडरूम में पहुंचा। वो सो रही थी। रिचर्ड ने उन्हें पहले स्ट्रैंगुलेट किया, फिर स्टैबिंग, और वो गलत काम जो उसे एक बूढ़े औरत साथ करने में कोई शर्म नहीं आई। ये मर्डर सिर्फ किलिंग नहीं था, ये था रिचर्ड का पहली बार इतनी खुशी मिली जो वो अंदर से फील कर सकता था। यही वो रात थी जब रमीरेज ने अपनी कॉलिंग महसूस की। आफ्टर दिस ही रियलाइज्ड, किलिंग गिव्स मी पावर। ये उसका एडिक्शन बन गया। 1985 की शुरुआत से लॉस एंजलिस में लगातार रातों में भयानक घटनाएं होने लगीं। लोग सो रहे होते, रामिरेज चुपचाप उनके घरों में घुसता और मौत का साया बनकर हमला करता। तारीख थी 17 मार्च 1985। जगह रोजमीड, कैलिफोर्निया। समय करीब रात 10 बजे। मरिया हर्नांडेज और उनकी रूममेट डेल ओकाजाकी साथ रहती थीं। बाहर पार्किंग में हमला हुआ। मारिया अपनी कार से उतरकर घर के गेट की तरफ जा रही थी। अचानक सामने से एक लंबा, दुबला, काले कपड़ों में आदमी निकला जो था रिचर्ड रमीरेज। रमीरेज ने बिना कुछ बोले अपनी .22 कैलिबर पिस्टल निकाली और तुरंत गोली चला दी। लेकिन सबसे शॉकिंग हिस्सा है, गोली मारिया के चेहरे की तरफ आई, लेकिन उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ में पकड़ी चाबी की बड़ी रिंग को उठाकर डिफेंस किया। गोली चाबी के रिंग से टकराकर डिफ्लेक्ट हो गई। गोली मारिया को हल्का सा स्क्रैच देती हुई निकल गई और वो बच गई। रमीरेज को लगा कि मारिया मर चुकी है, इसलिए वो घर के अंदर चला गया। मारिया बच गई, लेकिन वो रमीरेज के पीछे घर में दौड़ी नहीं, क्योंकि उसे शॉक लगा था। यह हमला रमीरेज के सबसे कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटिव किलिंग्स में से एक माना जाता है। रमीरेज अंदर घुसता है। रमीरेज किचन गेट से अंदर गया। वहां डेल ओकाजाकी थी। उसने आवाज सुनी और वो देखने आई कि क्या हो रहा है। उसने रमीरेज को देखा और किचन काउंटर के पीछे छुपकर जल्दी जल्दी नीचे झुक गई। रमीरेज ने उसे नीचे झुकते हुए देख लिया। वो बिल्कुल शांत रहा। उसे ढूंढता हुआ काउंटर तक गया और देखता रहा कि डेल कब सिर उठाएगी। ये मोमेंट प्योर प्रेडेटर बिहेवियर था। डेल ने डर के मारे धीरे से सिर उठाया, शायद देखने के लिए कि अटैकर गया या नहीं। तभी रमीरेज ने बहुत नजदीक से उसके माथे पर गोली मार दी। एक ही गोली, सीधा हेडशॉट, और डेल वहीं गिर गई और मौत तत्काल हो गई। मरिया हर्नांडेज फिर अंदर आती है। कुछ सेकंड बाद मारिया घर में आई। उसने अपनी रूममेट डेल को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। रमीरेज उसी समय दूसरी तरफ से घर से भाग रहा था। मारिया ने पुलिस को कॉल किया और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दी। रमीरेज इस मर्डर के कुछ मिनटों बाद ही कार चलाकर निकल गया और उसी रात एक और मर्डर कर दिया, जिसका नाम था वेरोनिका यू। उसने उसे कारजैकिंग में रोका, पानी की तरह कैजुअली गोली मार दी। गोली मारने के बाद रमीरेज कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ा रहा। वो चेक कर रहा था कि आसपास कोई गवाह या कैमरा तो नहीं। फिर कामली अपनी दूसरी कार में बैठकर निकल गया। उसने मर्डर वेपन वहीं नहीं छोड़ी, हमेशा अपने साथ रखता था। रमीरेज की खासियत थी मारकर तुरंत काम हो जाना, बिल्कुल ब्रोकन साइकी की तरह। फोरेंसिक रिपोर्ट्स और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग ये बताते हैं कि रमीरेज ने लगभग 1 घंटे तक लॉस एंजलिस की सड़कों पर ड्राइविंग जारी रखी। रेडार से दूर रहने की कोशिश, लगातार ड्रग्स ले रहा था। वो खुद को इनविंसिबल महसूस कर रहा था। उसने उसी रात एक दोस्त को कॉल किया। नाम पुलिस ने रिवील नहीं किया। फोन रिकॉर्ड्स इंडिकेट उसने रात में एक आदमी को कॉल किया। टोन बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उसने 3 हमले किए। ये दिखाता है कि मर्डर उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी बन चुका था। रमीरेज फिर से सिटी में घूमता रहा। क्रैक कोकेन और मैरिवाना मिक्स किया। पूरे वक्त वो अपनी नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोच रहा था। उस रात वो अपने मोटेल में 4 बजे पहुंचा। रमीरेज ने मोटेल रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया, कपड़ों को चेंज किया, उन कपड़ों को अगले दिन जला दिया। रमीरेज लेट नाइट हॉरर मूवीज और वायलेंट एक्शन फिल्म्स देखता था, और सोने से पहले उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट क्या देता था? मर्डर वेपन को साफ करना और मिरर्स में अपनी किलर आइडेंटिटी को देखना। वेरोनिका यू की हत्या के अगले ही दिन रमीरेज एक घर में चोरी करने गया। डेट थी 27 मार्च 1985। लोकेशन था विटियर, कैलिफोर्निया। विक्टिम्स थे मैक्सीन ज़ाज़ारा, उम्र 44 साल, और विंसेंट ज़ाज़ारा, उम्र 64 साल। रमीरेज धीरे धीरे स्ट्रीट पर घूमता रहा और हर घर को ऑब्जर्व कर रहा था। कौन सा घर अंधेरा है, कौन सी विंडो खुली है, कौन सा घर अकेली फैमिली का है, कहाँ एंट्री इजी है, कहाँ डॉग नहीं है। ज़ाज़ारा हाउस परफेक्ट टारगेट लगा।
पीछे एक बड़ी ग्लास स्लाइडिंग विंडो, कोई सिक्योरिटी बाज नहीं, लाइट्स ऑफ, कपल घर पर अकेले। रमीरेज पीछे गया, उसने ग्लास विंडो हल्के से तोड़ी, टूटे कांच को जैकेट से दबाकर नॉइज कम की और शैडो की तरह अंदर घुस गया। ये उसकी सबसे खतरनाक स्किल थी, साइलेंट एंट्री। विंसेंट गहरी नींद में था। रमीरेज ने बेडरूम में एंट्री की, पिस्तौल निकाली, बिना हेजिटेशन के सीधे फॉरहेड पर गोली मारी। विंसेंट की मौत इंस्टेंट हुई, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मौका नहीं। ये मर्डर सिर्फ ऑब्स्टिकल रिमूवल था। रमीरेज का रियल टारगेट पत्नी मैक्सीन थी। गोली की आवाज से मैक्सीन जाग गई। रमीरेज ने तुरंत उसे ओवरपावर किया, बेड पर गिराया, टेप और रेस्ट्रेंट से बांधा, उसके मुंह पर टेप लगाया और सेक्सुअल थ्रेट्स देने लगा। ये टॉर्चर सिर्फ फिजिकल नहीं था, रमीरेज उसके डर से थ्रिल ले रहा था। अब रमीरेज ने अपना ब्रूटल रिचुअल शुरू किया। उसके कपड़े फाड़े, रिपीटेडली उसे डराया, कहा सेटन मेरा गाइड है, उसे डेथ की धमकियां दी और विंसेंट का डेड बॉडी दिखाकर पावर शो की। रमीरेज हमेशा महिलाओं को मेंटली ब्रेक करके उनकी फियर से एंजॉयमेंट लेता था। रेस्ट्रेंट्स के बीच मैक्सीन किसी तरह बेड के पास रखी शॉटगन तक पहुंच गई। यह डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। मैक्सीन ने शॉटगन उठाई और रमीरेज पर एम करने की कोशिश की, लेकिन रमीरेज ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। चेक किया, बंदूक अनलोडेड थी। रमीरेज ने एमो निकाल दी, शॉटगन को दूर फेंक दिया। यह घटना रमीरेज की ईगो को आग की तरह भड़का देती है। अब वो सामान्य मर्डर नहीं करेगा, वो सैडिस्टिक रिवेंज मोड में आ चुका था। अब रमीरेज ने मैक्सीन को जो किया वो उसके पूरे सीरियल किलर करियर का सबसे हॉरिफिक इवेंट है। उसने बड़ा किचन नाइफ उठाया, मैक्सीन को बार बार चाकू मारा, ओवर 40 स्टैब वुंड्स डॉक्यूमेंटेड। उसकी दोनों आंखें सॉकेट से निकाल दी, उन्हें केयरफुली उठाया, एक ज्वेलरी बॉक्स में रखा और ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गया। यह एक्ट उसके सैटानिक डोमिनेशन और साइकोलॉजिकल ट्रॉफी का हिस्सा था। पुलिस को क्राइम सीन पर आंखें नहीं मिली। रमीरेज ने दीवारों पर पेंटाग्राम, सेटन स्टार बनाया, कुछ जगह खून से स्क्रिबल्स किए, कमरे को जबरदस्ती क्योटिक बनाया, क्राइम सीन को रिचुअल प्लेस जैसा दिखाया। यह सब उसने महिलाओं पर अपनी पावर और डेविल आइडेंटिटी शो करने के लिए किया। रमीरेज ने ज्वेलरी, कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सीन की आंखों वाला बॉक्स अपने साथ ले लिया। वो हर मर्डर से कुछ न कुछ सिंबॉलिक आइटम उठाता था। क्राइम सीन छोड़ते समय उसने दरवाजे हैंडल्स को वाइप किया, गन रीलोड की, ग्लव्स पहन रखे थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, शांत और नॉर्मली बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस मर्डर के बाद सीधे एलए सिटी में चला गया। कोकीन ली, मैक्सीन की आंखें डिफाइल की, पूरी रात ड्राइविंग और ड्रग्स जोड़ डार्क फैंटेसी में बिताई। अगली सुबह उसने अपने कपड़े जलाए, गन साफ की, ज्वेलरी पॉन की या बेच दी, मैक्सीन की आंखों को एक शू बॉक्स में रखा, मोटेल रूम में सो गया। इस सब के बाद उसने टोटल 11 और मर्डर किए, लेकिन आखिरी मर्डर से वो पकड़ा गया। साल था 24 अगस्त 1985, जगह थी मिशन विएहो, कैलिफोर्निया। यह नाइट स्टॉकर का सबसे आखिरी अटैक था, यहीं से उसका अंत शुरू हुआ। रिचर्ड रमीरेज एक स्टोलन कार लेकर मिशन विएहो के अपस्केल नेबरहुड में घूमा। ये अमीर इलाका था जहां घर अलग अलग थे, उसके लिए परफेक्ट टारगेट। कम सिक्योरिटी, अंधेरा, बड़ी स्लाइडिंग विंडोज, कोई देखने वाला नहीं। आखिरकार उसे मिला घर, बिल कान्स, इनेज एरिक्सन का। दोनों कपल अपने बेडरूम में सो रहे थे। उसने पहले बैकयार्ड का चक्कर लगाया। उसने देखा कि स्लाइडिंग ग्लास डोर अध खुला है, वही उसकी स्पेशलिटी थी। रमीरेज ग्लव्स पहने, .25 कैलिबर हैंडगन पॉकेट में, एक हंटिंग नाइफ, सैटानिक पेंटाग्राम का पेंडेंट। पूरे नशे में धीरे से स्लाइडिंग डोर खोला और बिना आवाज बेडरूम तक पहुंच गया। रात करीब 3:30 बजे, रूम पिच डार्क था। रमीरेज सीधे बिल के पास गया जो गहरी नींद में था। उसने पिस्टल बिल के सिर पर रखी और 3 बार गोली चलाई। पहली गोली राइट चीक से अंदर गई, दूसरी गोली टेम्पल के पास, तीसरी गोली स्कल को पियर्स करते हुए बाहर निकली। बिल की बॉडी ने झटका खाया और वो अनकॉन्शियस गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से बिल मरा नहीं, वो सर्वाइव कर गया। इनेस गोली की आवाज से उठ गई। उसने सामने काले कपड़ों में एक अजनबी को देखा जो था रमीरेज। रमीरेज ने उसके बाल पकड़कर नीचे फेंका, पिस्टल उसकी आंखों पर तानी, बोला स्वेयर टू सेटन। उसे कई मिनट तक असॉल्ट किया, पूरे घर में घसीटा, ज्वेलरी, पैसे, वैल्यूएबल्स लूटा। फिर उसने उसके चेहरे के बहुत पास आकर कहा, मत भागना, मैं वापस आऊंगा।
रामीरेज घर से निकल गया, लेकिन यहीं उसने घातक गलती की। इनेज एरिक्सन घायल और डर के बावजूद पूरी तरह कॉन्शियस थी। रामीरेज को पता नहीं चला कि इनेज ने ये सारी चीजें क्लियरली देख ली थीं। उसका चेहरा, उसके दांतों का टेढ़ा पैटर्न, उसके पोनी टेल की लंबाई, उसकी आवाज, उसके कपड़े, उसकी कार एक ऑरेंज टोयोटा स्टेशन वैगन। इनेज ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। बिल कांस को क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बच गया। इनेज ने एक एक बात पुलिस को बताई, उसके मुंह का हुलिया बताया, फिर नाइट स्टॉकर का सबसे एग्जैक्ट स्केच बना जो बाद में न्यूज़पेपर में छपा। जूते के रेयर एविया स्नीकर्स पहले के क्राइम सीन से मैच हुए। क्राइम सीन एविडेंस में मिले .25 कैलिबर बुलेट्स, शू इंप्रेशंस, फिंगरप्रिंट्स। सबसे बड़ा एविडेंस मिला कार। इनेज एरिक्सन ने बताया, ऑरेंज कलर की टोयोटा स्टेशन वैगन, पुराना मॉडल। पुलिस ने उसी रात स्टोलन कार की रिपोर्ट मैच कर ली। उस कार को बाद में पास के पार्किंग एरिया से रिकवर किया गया। उसके अंदर मिले फिंगरप्रिंट्स, एम्प्टी बुलेट्स, स्टोलन आइटम्स, रामीरेज के फिंगरप्रिंट्स। ये रामीरेज की पहली बड़ी आइडेंटिटी ब्रेक थ्रू थी। अब रामीरेज बच नहीं सकता था। 30 अगस्त 1985 को पुलिस ने उसका नाम पब्लिक किया, रिकार्डो लीविया म्यूनोज रामीरेज। उसकी फोटो हर न्यूज़पेपर और टीवी पर दिखने लगी। रामीरेज खुद भागने की कोशिश करता है। रामीरेज बस में था और टीवी पर खुद को देख लिया और ही पैनिक्ड। 30 अगस्त 1985 रामीरेज कार चोरी करके ईस्ट एलए में घूम रहा था। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट और एरोगेंट था। लोगों ने उसे देखा और कहा, ये वही आदमी है जो न्यूज़पेपर में दिख रहा था। लोकल रेजिडेंट्स ने तुरंत चेस करना शुरू किया। रामीरेज नैरो एलीज में भाग रहा था। नेबरहुड लोग पीछे पीछे चले। उसने विरोध किया, लेकिन ही वॉज कॉर्नर्ड। भीड़ ने उसे जमीन पर गिराया। कई लोगों ने फिजिकली होल्ड किया। लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। ही वॉज टेरिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्प्री। पुलिस जल्दी वहां पहुंची। रामीरेज अभी भी जमीन पर था। भीड़ उसे पकड़ रही थी। पुलिस ने उसे सेफली कस्टडी में लिया। अरेस्ट सीन का केओस इतना बड़ा था कि न्यूज हेलीकॉप्टर ने भी फुटेज लिया। हैंडगन, नाइफ, स्टोलन आइटम्स रिकवर्ड हुए। फिंगरप्रिंट्स, क्लोथ्स, पर्सनल आइटम्स, सैटानिक सिंबल्स, टैटू 666, पेंटाग्राम पेंडेंट भी मिले। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे बुकिंग स्टेशन ले जाकर फिंगरप्रिंटिंग, मगशॉट और पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड किए। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जैसे कि ब्लड और यूरिन टेस्ट्स और मेंटल इवैल्यूएशन। उसने एरोगेंट और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड दिखाया, कभी कभी मुस्कुराता भी। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत केस फाइल्स और एविडेंस वेरीफाई करना शुरू किया, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स और विटनेस के स्टेटमेंट्स, जैसे इनेज एरिक्सन और अदर सर्वाइवर्स के भी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बुलेट्स, शू प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, स्टोलन प्रॉपर्टी और आई विटनेस स्केचेस मैच किए। प्रेस और मीडिया ने उसे नाइट स्टॉकर का नाम दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिवील्ड हुआ कि रामीरेज होम इन्वेजन्स रैंडमली करता था। फीमेल विक्टिम्स टॉर्चर, मेल विक्टिम्स को मार देता। सैटानिक सिंबल्स अक्सर छोड़े जाते थे। रामीरेज को कैलिफोर्निया स्टेट प्रिजन, डेथ रो में रखा गया। अर्ली जेल टाइम में वो काफी वायलेंट और एरोगेंट था। सेलमेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। कई बार अपनी क्राइम्स के बारे में ब्रैगिंग की। अपनी नोटोराइटी और मीडिया कवरेज को एंजॉय किया। 1987 में ट्रायल प्रेपरेशन शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने सर्वाइवर टेस्टिमनीज, फोरेंसिक एविडेंस, विटनेस स्केचेस को कंपाइल किया। एक्सपर्ट विटनेसेस ने बताया कि रामीरेज साइकोपैथ था जो कंट्रोल्ड, कैलकुलेटिंग और वायलेंट था। लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने उसे 13 मर्डर्स, 5 अटेम्प्टेड मर्डर्स, 11 सेक्सुअल असॉल्ट्स, मल्टीपल बर्गलरीज के चार्जेस लगाए। कोर्ट ने फैसला दिया कि रिचर्ड रामीरेज को डेथ पेनल्टी दी जाए, मतलब उसे कैलिफोर्निया में फांसी या लीथल इंजेक्शन, डेथ रो एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा। यह सेंटेंस 13 मर्डर्स, 5 अटेम्प्टेड मर्डर्स और 11 सेक्सुअल असॉल्ट्स के लिए दिया गया। डेथ रो, ये वो जेल का सेक्शन था जहां डेथ पेनल्टी पाए हुए प्रिजनर्स को रखा जाता है। सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जेल। वहां रामीरेज को अलग रखा गया, बाकी प्रिजनर्स से अलग, ताकि वो वायलेंट न हो सके और सुरक्षा बनी रहे। रामीरेज ने अपने लॉयर्स के जरिए कई बार ट्रायल या वर्डिक्ट को बदलने की कोशिश की। रीजंस दिए। कोर्ट प्रोसीजर में गलती हुई हो सकती थी। एविडेंस एडमिसिबल नहीं था। मेंटल इलनेस या चाइल्डहुड अब्यूज कंसिडर किया जाए। आउटकम निकला, सभी अपील्स अनसक्सेसफुल रहे। सेंटेंस वही रहा, डेथ रो पर ही रखा गया। जेल में रहते हुए रामीरेज की हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगी। वो B-सेल लिम्फोमा नाम की कैंसर से पीड़ित था।
कई सालों तक मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन अंततः 7 जून 2013 को नेचुरल कॉजेस की वजह से उसकी मौत हो गई। इसका मतलब है कि उसने जेल में ही मौत पाई, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। तो टेक्निकली कोर्ट ने उसे मौत की सजा दी थी, लेकिन वास्तव में वो जेल में ही अपनी बीमारी से मर गया, ना कि एग्जीक्यूशन से। जेल में उसकी मौत के दौरान भी वो डेथ रो पर ही था, यानी लीगली वो सेंटेंस था, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी सजा पूरी नहीं हुई क्योंकि वो नेचुरल कॉजेस से मर गया। सोचने वाली बात यह है कि रिचर्ड को 25 साल की ही उम्र में पकड़ लिया गया था और 53 की उम्र में कैंसर से मारा गया। वो लगभग 27 साल और 9 महीने तक जेल में रहा। इतने लोग को मारने के बाद भी उसको इतने साल बस जेल में रखा गया और वो कैंसर से मारा गया। इतने गवाह, इतने ब्रूटल क्राइम के बाद भी उसे सजा नहीं मिली और इतने साल ऐसे ही पड़ा रहा। आप अपने राय कमेंट में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।